हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू एमएम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम कैपिटल, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। तो हम लोग इसके अंदर सारी डिटेल उसी के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस? बिजनेस फाइनेंस क्या है? बिजनेस फाइनेंस रिफर्स टू द मनी एंड क्रेडिट एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस फर्म। मनी एंड क्रेडिट सर, मनी मीन्स शेयर होल्डर्स का जो पैसा हमने लिया है वो मनी। क्रेडिट यानी जो मैंने उधार ले रखा है पैसा, हो सकता है मैंने डिबेंचर से उधार ले रखा हो सकता है कि मैंने बैंक से, हो सकता है मैंने एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से भी उधार ले रखा हो। ठीक है, तो एक तो मनी हो गया और एक क्रेडिट यानी उधार ले रखा है। ठीक है, बिजनेस फर्म्स के अंदर तो दोनों ही तरीके से हमारा फाइनेंस होता है। एक तो शेयर होल्डर से जो पैसा लेते हैं ओनर से, और दूसरा उधार पे जो पैसा लेते हैं वो। It is that aspect of business which is concerned with arrangement of cash. किससे concerned है? Arrangement of cash and credit so that the business firm may at all the times have means to carry out their operation smoothly. ठीक है, यानी पैसे का अरेंजमेंट करना, उधार का अरेंजमेंट करना, ताकि बिजनेस अपने काम को करता रहे स्मूथली, कोई इंटरप्शंस वहां पे, कोई रुकावटें वहां पे ना आने पाए। ये वहीं से डील आउट करता है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस क्या है? बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि फाइनेंस कैसे हम लेके आएंगे बिजनेस में और फाइनेंस का कैसे हम यूटिलाइजेशन करेंगे, सिर्फ इतना ही सब वो कहना चाह रहा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है, डिफाइन फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? एस्टिमेट लगाना कि कितना फाइनेंस हमारे कंपनी को चाहिए है। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कितना फाइनेंस चाहिए है उसका एस्टिमेट लगाना, वही फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। चूजिंग द सोर्स ऑफ फंड, दूसरा क्या? एक तो एस्टिमेट किया आपने, तो फिर कहां से वो पैसा लाया जाएगा। पहले तो एस्टिमेट किया कितना चाहिए, फिर लाया कहां से जाएगा उसको देखना। एंड डिसाइडिंग हाउ द फंड्स आर टू बी यूटिलाइज, फिर क्या करना, उसको डिसाइड करना कि किस तरीके से ये फंड को यूटिलाइज किया जाएगा। यानी यहां पे तीन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन कि कितना फाइनेंस हम लेके आएंगे, दूसरा क्वेश्चन कहां से लाएंगे, तीसरा क्वेश्चन उसको कैसे यूटिलाइज हम करेंगे। फिर कहता है व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर मींस। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द कॉम्पोजिशन और मेकअप ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। ठीक, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? द कॉम्पोजिशन। क्या है? कॉम्पोजिशन यानी कितना, कॉम्पोजिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि कितना हमारे पास इक्विटी है, खुद की ओनर की खुद की कैपिटल, कितना हमारे पास लोन है, कितने हमारे पास डिबेंचर है, इन सबको मिलाया जाए तो ये क्या बनेगा? कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा हमारा। क्या बनेगा? कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड। ठीक है, कौन सी सिक्योरिटीज इशू करी गई है, उन सब टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज होती है ना। शेयर्स भी दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, फिर आपने डिबेंचर्स, फिर आपने बैंक से पैसा लिया। ठीक है, ये सारे टाइप्स होते हैं ये सिक्योरिटीज के। ठीक है, तो कह रहा है इन अदर वर्ड्स कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड एंड द प्रोपोर्शनेट अमाउंट दैट मेक अप द कैपिटलाइजेशन। और उन्हीं सिक्योरिटीज को इशू करने के बाद जो हमने प्रोपोर्शनेट अमाउंट सारी चीजों से लिया है, सारी चीजों से लिया, वही क्या बनता है? कैपिटलाइजेशन बनता है। ठीक है, आगे कहता है द रेशियो बिटवीन द इक्विटी एंड डेट इज कॉल्ड कैपिटल गियरिंग और फाइनेंशियल लेवरेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि जो रेशियो बनता है डेट इक्विटी रेशियो, क्या? डेट इक्विटी रेशियो जो बनता है वो क्या कहा जाता है? कैपिटल गियरिंग उसको कहा जाता है, या फिर फाइनेंशियल लेवरेज कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो निकाला जाता है, रेशियो एनालिसिस में आप लोग निकालते होंगे। आई होप अकाउंट्स आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की, तो आपको वहां पे ये चीज निकलवाई गई होगी, डेट इक्विटी रेशियो। इसी को क्या कहा जाता है? कैपिटल गियरिंग और फिर फाइनेंशियल लेवरेज। व्हेन डेट इज हाई इट इज कॉल्ड हाई गियरिंग और ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। यानी ज्यादा उधार अगर आप लेके चल रहे हैं और इक्विटी कम लेके चल रहे हैं, उधार ज्यादा लेके चल रहे हैं, इक्विटी कम लेके चल रहे हैं, तो फिर कहा जाता है
हाई गियरिंग, उसको क्या कहा जाता है, हाई गियरिंग, यानी ज्यादा से ज्यादा उधार कम से कम ओन इक्विटी, तो उसको क्या कहा जाता है, हाई गियरिंग। या फिर ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी, क्या कहा जाता है, ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। ऑन द अदर हैंड व्हेन द इक्विटी इज हाई इट इज कॉल्ड लो गियरिंग और ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी। ठीक, अगर उधार कम है, ओनर्स इक्विटी ज्यादा है, तो फिर क्या कहा जाता है, लो गियरिंग, क्या कहा जाता है, लो गियरिंग। या फिर ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी, यानी इक्विटी ज्यादा है और लोन आपका कम है। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। फिक्स्ड कैपिटल रिफर्स टू द फंड रिक्वायर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, वो कैपिटल जो हमें चाहिए होती है किस चीज के लिए, एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी हम फिक्स्ड एसेट्स को खरीद पाए उसके लिए जो कैपिटल हमको चाहिए होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल होती है। दीज एसेट्स आर यूज्ड परमानेंटली फॉर द बिजनेस ऑपरेशन, यानी बिजनेस ऑपरेशन में इनको हमेशा यूज किया जाता है। फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ब्लॉक कैपिटल। पूछा जा सकता है फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लॉक कैपिटल, कमेंट इस तरीके से पूछ सकते हो 2 मार्क्स में। तो फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लॉक कैपिटल बिकॉज इट इज ब्लॉक्ड अप इन अ फिक्स्ड एसेट्स फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, जब तक के एंटरप्राइज चल रही है वो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर वो ब्लॉक हो चुका है कैपिटल, अब वो वहां से निकलने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग खरीदी अपने ऑफिस के लिए, ठीक है, तो अब आपने उसमें पैसा फंसा दिया, अब वो जब तक कि कंपनी वहां चलती रहेगी, वो बिल्डिंग में काम करती रहेगी, वो वहां पे ब्लॉक हो गया है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आर एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये सारे क्या एग्जांपल थे, फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल थे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डिफाइन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मींस द कैपिटल इन्वेस्टेड इन वर्किंग एसेट्स। सर वर्किंग एसेट्स क्या होते हैं, और करंट एसेट्स। वर्किंग एसेट्स सच एज कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर, ये सब में पैसा जब फंसता है ना तो उसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, या फिर वर्किंग एसेट्स, करंट एसेट्स भी इनका नाम दिया जाता है। ठीक, इट रिप्रेजेंट्स द लिक्विड फंड विच आर रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन। क्या है ये, लिक्विड फंड है। क्यों, क्योंकि इनको डे टू डे यूज किया जाता है ताकि बिजनेस ऑपरेट किया जा सके। ठीक है सर। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को और क्या कहा जाता है, सर्कुलेटिंग कैपिटल और रिवॉल्विंग कैपिटल। ठीक, दोनों नाम दिए जाते हैं, सर्कुलेटिंग कैपिटल और रिवॉल्विंग कैपिटल, बिकॉज इट कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग और रिवॉल्विंग इन बिजनेस। क्यों, क्योंकि ये बार बार सर्कुलेट होता रहता है या फिर रिवॉल्व होता रहता है बिजनेस के अंदर। इट इज इन्वेस्टेड, पहले इन्वेस्ट किया जाता है, रिकवर्ड किया जाता है, फिर री इन्वेस्ट कर दिया जाता है रिपीटेडली ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, यानी बार बार हम लगाते हैं फिर निकालते हैं फिर लगा देते हैं, इस तरीके से इसके अंदर री इन्वेस्ट होता जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग और रिवॉल्विंग कैपिटल, कमेंट। यहाँ पे आपको यही आंसर लिख के आना है। फिर आता है व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल या फिर डिफाइन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस द टोटल अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स। जितना भी आप ने करंट एसेट्स में फंसा दिया अपना पैसा, वो क्या है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। यानी आप फिक्स्ड एसेट वाला बैलेंस शीट में से पार्ट हटा दीजिए तो जितने करंट एसेट्स आपके बचेंगे, फिक्स्ड एसेट्स के अलावा जितने भी करंट एसेट्स बचेंगे उन सबका टोटल कर दीजिए, वो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। दस ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की यहाँ पे बात हो रही है, फिक्स्ड एसेट्स की बात नहीं हो रही, यानी फिक्स्ड एसेट्स का पोर्शन आप हटा देंगे, उसके बाद जितना भी आपका जो बचेगा मामला वो सब क्या है, करंट एसेट्स हैं या फिर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। फिर कहता है व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल। इट मीन्स द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। यानी अब यहां पे क्या करना है, आपको करंट एसेट्स को लेना है, उसमें से करंट लायबिलिटीज जो है ना उसको माइनस कर देना है। ठीक है, करंट लायबिलिटीज यानी आपके क्रेडिटर्स हो गए, आपके पेएबल्स जो खड़े थे वो हो गए। ठीक है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लोन वगैरह हो गए, इन सबको आपस में करंट एसेट्स से आप करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिएगा, तो जो पोर्शन बचेगा ना करंट एसेट्स का वो क्या होगा, नेट वर्किंग कैपिटल। इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। फिर कहता है व्हाट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होती है सर, इट रिफर्स टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड परमानेंटली। ठीक, एक मिनिमम अमाउंट चाहिए परमानेंटली बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, उसको कहा जाता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। द मिनिमम लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी,
इट इज परमानेंटली लॉक्ड अप इन करेंट एसेट्स। ठीक है, करेंट एसेट्स में परमानेंट वर्किंग कैपिटल हमेशा के लिए क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। ठीक है, तो कहता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड परमानेंटली टू ऑपरेट द मिनिमम लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, यानी मिनिमम लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को ऑपरेट करने के लिए जो हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है। इट इज परमानेंटली ब्लॉक्ड अप इन करेंट एसेट्स, वो हमेशा के लिए उसी के अंदर ब्लॉक हो जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है डिफाइन इनिशियल वर्किंग कैपिटल। इनिशियल का मतलब एट स्टार्ट। Initial working capital is that part of permanent working capital which is required at the time of commencement of business। जब बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है उस टाइम पे जो वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है उसको कहा जाता है इनिशियल वर्किंग कैपिटल। इट इज द अमाउंट नीडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस एक्टिविटी। ये कौन सा अमाउंट है, ताकि हम बिजनेस की एक्टिविटी को स्टार्ट हम कर सकें। ठीक है, व्हाट इज रेगुलर वर्किंग कैपिटल? इट रिफर्स टू that part of permanent working capital which is required for the continuous business operation। ठीक है, हमेशा बिजनेस ऑपरेट करता रहे उसके लिए जो हमें परमानेंट वर्किंग कैपिटल में से कुछ अमाउंट चाहिए होगा वो क्या होता है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल। इट रिप्रेजेंट्स द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, यानी करंट लायबिलिटीज में वही बात आ गई, करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से माइनस करो, जो एक्स्ट्रा करंट एसेट बचेगा वही क्या है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डिफाइन टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। इट इज द वर्किंग कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द परमानेंट वर्किंग कैपिटल। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होती है अदर देन परमानेंट वर्किंग कैपिटल। इट इज रिक्वायर्ड टू मीट सीजनल एंड स्पेशल नीड्स ऑफ बिजनेस। कब चाहिए होती है, क्यों चाहिए होती है ये वाली, क्योंकि हम सीजनल और स्पेशल जो नीड्स है बिजनेस की उसको बीट आउट कर सकें। इट इज फ्लक्चुएटिंग इन नेचर, यानी फ्लक्चुएट होती है, कभी ज्यादा कभी कम कभी कम कभी ज्यादा, इस तरीके से ये फ्लक्चुएट होती है। देयरफॉर नोन एज वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरी कर रही है, कभी ज्यादा हुए जा रही है कोई चीज, कभी कम हुए जा रही है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। फिर आता है व्हाट इज सीजनल वर्किंग कैपिटल। इट मींस द एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन। ठीक, सीजनल वर्किंग कैपिटल कब चाहिए होती है, जब कोई एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर हम काम कर रहे हों, तो उस सीजन में हमें ज्यादा पैसा चाहिए होगा। ठीक है, तो उसको कहा जाता है सीजनल वर्किंग कैपिटल। फर्म्स डीलिंग इन प्रोडक्ट ऑफ सीजनल नेचर रिक्वायर्ड मोर वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग बिजी सीजन। फॉर एग्जाम्पल, हम अम्ब्रेला बेचते हैं, हम रेनकोट बेचते हैं, तो हम एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन हमें बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, क्योंकि हमको उस टाइम पे काम बहुत ज्यादा इस वर्किंग कैपिटल का होगा। न्यू नॉर्मल सीजन्स में हम उसके अंदर हमें वर्किंग कैपिटल की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। फिर आता है डिफाइन स्पेशल वर्किंग कैपिटल। इट रिफर्स टू द एक्स्ट्रा फंड रिक्वायर्ड टू मीट फ्यूचर कंटिजेंसी। कंटिजेंसी सर क्या होती है, अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, स्पेशल वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए होती है, हमेशा एक फंड अलग से रखा जाता है ताकि कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उस केस में हमको बगले ना झांकनी पड़ जाए, हम क्या करें, हमारे पास ऑलरेडी पहले से फंड तैयार था, हम उसी को यूज में ले आएंगे। ठीक है, कंटिजेंसीज के लिए ये चीज रखी जाती है स्पेशल वर्किंग कैपिटल। दैट मे अराइज इन बिजनेस। इट इज एडवाइजेबल टू सेट अप अ रिजर्व वर्किंग कैपिटल। ये एक एडवाइस दी जा रही है यहाँ पे कि भाई एक रिजर्व आपको बना के चलना पड़ेगा, ताकि इन केस कोई कंटिजेंसी अराइज होती है तो आप लोग उस कंटिजेंसी के लिए पहले से ही रेडी हो। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी मम्मा है ना, वो भी यही करती हैं, क्या करती हैं, जो पैसा मिलता है उनको उसमें से कुछ पैसा वो सेव कर देती हैं इमरजेंसी के लिए, कि इन केस कभी इमरजेंसी आ गई तो हमें किसी से उधार ना लेना पड़ जाए, हम उस पैसों को लेके यूज में ले आएंगे। ठीक सेम वैसे ही बिजनेस के अंदर भी किया जाता है कि बिजनेसमैन को थोड़ा सा पैसा अलग रखना पड़ेगा, ताकि इन केस कोई इमरजेंसी आती है तो उस चीज में वो उस पैसों को यूटिलाइज करके अपने आप को बचा सके। फिर अगला क्वेश्चन कहता है व्हाई फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। जैसे हमारे यहाँ हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो फिर हमारी बॉडी खराब हो जाएगी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा अगर ब्लड का फ्लो रुक जाए। जब तक के हार्ट काम कर रहा है तब तक के हमारे ब्लड जो है बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है। इसी तरीके से फाइनेंस क्या है, ब्लड है बिजनेस का। No business firm can carry on its operation smoothly and successfully without availability of right amount of fund। ठीक है, कोई भी
बिजनेस सक्सेसफुली और स्मूथली काम कर ही नहीं सकता अगर उसके पास जो जितना पैसा होना चाहिए वो चीज नहीं है। एट द राइट कॉस्ट, और सही रेट पे उसको मिलना चाहिए, एंड एट द राइट टाइम, उस सही वक्त पे भी उसके पास पैसा होना चाहिए। सही कॉस्ट यानी मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे उसको वो पैसा मिल जाए, इंटरेस्ट रेट कम से कम उसके ऊपर लगे, प्लस राइट टाइम, जब उसकी अपॉर्चुनिटी कोई मिली है उस अपॉर्चुनिटी के टाइम पे उसके पास पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उस अपॉर्चुनिटी को वो क्या कर सके, ग्रैब आउट कर सके। ठीक, इन बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। क्यों फाइनेंस रिक्वायर्ड है? फॉर एस्टैब्लिशिंग एन एंटरप्राइज। कोई भी एंटरप्राइज एस्टैब्लिश हो ही नहीं सकती विदाउट फाइनेंस। फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स भी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, करेंट एसेट को खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। फॉर एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस, यानी एक्सपैंड करना है अगर अपने बिजनेस को तो भी पैसा चाहिए, ग्रो करना अपने बिजनेस को तो भी पैसा चाहिए, मॉडर्नाइजेशन करना उसके अंदर तो भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एन एडिक्वेट फाइनेंस प्रोवाइड द बेनिफिट टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कमेंट। ठीक, एक एडिक्वेट फाइनेंस क्या करता है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है बिजनेस को। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, चलिए उसको देखते हैं। पहला कहता है द फर्म कैन मीट इट्स लायबिलिटी इन अ टाइमली मैनर। अगर उसके पास एडिक्वेट फाइनेंस है, एक जितना फाइनेंस होना चाहिए उतना फाइनेंस है, तो फिर वो अपनी लायबिलिटीज को तुरंत टाइमली बेसिस पे पे आउट कर देगा। प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ डेट्स हेल्प इन रेजिंग द क्रेडिट स्टैंडिंग। अब मैंने आज उसको सही वक्त पे अगर पैसा वापस कर दिया जो उधार लिया था, तो फिर हमारी क्या हो जाएगी, एक हमारी इमेज उसके नजर में अच्छी होगी कि नहीं ये साफ सुथरा इंसान है, ये तुरंत पैसा वापस कर देता है, तो फिर हम दोबारा इसको पैसा दे देंगे क्योंकि हमें मालूम है ये पैसा टाइम पे लौटा देता है। फिर कहता है द फर्म कैन टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर एडिक्वेट फाइनेंस उसके पास अभी से मौजूद है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को वो मिस आउट नहीं कर पाएगा, बल्कि उसको ग्रैब आउट कर लेगा। ठीक, फिर कहता है द फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली विदाउट एनी हिंड्रेंस। ठीक है, अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकता है, कोई रुकावटें उसमें नहीं आएंगी अगर एडिक्वेट फाइनेंस उसके पास है। फिर कहता है द फर्म कैन रिप्लेस इट्स प्लांट एंड मशीनरी इन टाइम देयर बाय इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ इट्स ऑपरेशन। हमारा प्लांट एंड मशीनरी पुराना हो गया है तो अब हम क्या करेंगे, हम तुरंत उसको रिप्लेस कर सकते हैं अगर हमारे पास एडिक्वेट फाइनेंस मौजूद हैगा। अ फर्म विद adequate funds can purchase the necessary fixed assets and current assets। ठीक है, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट्स को भी वो आराम से खरीद सकते हैं अगर उसके पास एडिक्वेट फाइनेंस है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है व्हाट आर द सोर्सेस अवेलेबल फॉर कैपिटल फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप कहां से पैसा ले सकता है। पहला कहता है सोल ट्रेडर्स ओन कैपिटल, अपनी खुद का पैसा लगाएगा। फिर कहता है रिटेन्ड प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट उसने कमाया उसको रिटेन कर देगा, वापस से बिजनेस में लगा देगा। लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड रिलेटिव्स, यानी अपनी फैमिली फ्रेंड्स से और फिर रिलेटिव से पैसा ले लेगा। प्लस लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले लेगा और बैंक से भी वो लोन ले लेगा। फिर कहता है व्हाट आर द सोर्सेस अवेलेबल फॉर कैपिटल फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के लिए वो कहां से पैसा लेगा। पहला कहता है पार्टनर्स ओन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जितने पार्टनर है वो अपने अपना पैसा लगाएंगे पहले। फिर कहता है रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट जो उन्होंने कमाया है उसको रिटेन करा जाएगा उसके अंदर, बिजनेस के अंदर। रेज लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो पैसा लेगा उधार वो। प्लस पार्टनर्स ऑल्सो एडवांस लोन टू द फर्म, पार्टनर्स भी लोन देते हैं। आपने पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ी हुई है, उम्मीद है कि आपने वहां पे देखा होगा कि पार्टनर भी लोन देता है। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं जिससे एक पार्टनरशिप फर्म को लोन मिलता हैगा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द सोर्सेस अवेलेबल फॉर कैपिटल फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये तो हम लोग अभी डिटेल में अगला चैप्टर आने वाला है जब, तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी उसमें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को कहां से पैसा मिलता है। पहला कहता है जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। पहला कहता है शेयर्स को इशू करके हम बहुत ज्यादा पैसा ले सकते हैं। फिर कहता है रिटेन्ड अर्निंग, यानी हम प्रॉफिट्स को वापस से बिजनेस के अंदर यूटिलाइज कर देंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को भी इशू किया जा सकता है। एंड बोरो थ्रू लोन्स, लोन्स भी ले सकती है। लॉन्ग टर्म लोन्स कैन ऑब्टेन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लॉन्ग टर्म लोन कंपनी ले सकती है। शॉर्ट टर्म लोन्स आर अवेलेबल फ्रॉम कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक से उसको शॉर्ट टर्म लोन भी मिल जाया करता है। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द वेरियस फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम करते हैं उसके फीचर्स क्या क्या है। पहला कहता है फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग, इसमें क्या होता है, डिसाइड करते क्या। व्हेन, हाउ एंड व्हाई ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कब,
कैसे और क्यों हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज करेंगे, यहाँ पे ये डिसाइड होता है। ठीक है। दूसरा, लाइक एनी अदर प्लानिंग इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। क्या है भाई, प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड, आपको सबको पता है, आपने बजटिंग क्लास 10 में पढ़ा होगा, वो भी क्या था, फ्यूचर ओरिएंटेड, यानी फ्यूचर के अपकमिंग फ्यूचर के बारे में डिसाइड हो रहा था। तो इसी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है, आने वाले टाइम में हम क्या क्या करेंगे, किस तरह से पैसा लाएंगे, किस तरह से पैसे को यूटिलाइज करेंगे, ये सारी डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड प्रोग्राम। ठीक, ये सारी चीजें डिसाइड करी जाती हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, जो कि आप प्लानिंग चैप्टर में अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। आपको पॉलिसीज भी पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा, प्रोसीजर भी पढ़ाया जाएगा, मेथड्स भी पढ़ाया जाएगा, प्रोग्राम्स भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है। फिर अगला पॉइंट कहता है द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज वाइड। इसका स्कोप बहुत बड़ा है। क्या क्या इसमें आता है, एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, पहला क्या करता है, एस्टिमेट करते हैं कि फिक्स कैपिटल कितना चाहिए और वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए। फिर कहता है सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फंड। ठीक, कहाँ कहाँ से हम फंड को लेके आएंगे, कौन कौन से हमारे एप्रोप्रिएट सोर्सेज हैं जहां से हमको आराम से फंड मिल जाएगा और कम से कम कॉस्ट पे मिलेगा। एंड देयर रेशियो टू द टोटल अमाउंट, और उनका क्या क्या रेशियो रहेगा, डेट इक्विटी रेशियो कैसा रहेगा। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज फॉर द यूज ऑफ फंड एंड डिस्पोजल ऑफ अर्निंग। ठीक है, यहाँ पे पॉलिसीज किसके लिए और बनती हैं, यूज कैसे किया जाएगा फंड को और उसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो पहला कहता है अ साउंड फाइनेंशियल प्लान हेल्प्स अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ फंड। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना तो पैसा कम होना चाहिए ना बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर कम होगा तो अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो छूट जाएंगी, और अगर बहुत ज्यादा होगा तो फिर उसका वेस्टेज होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए एक साउंड फाइनेंशियल प्लान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वही कह रहा है साउंड फाइनेंशियल प्लान अगर बनाया है तो वो अवॉइड करने की कोशिश करता है कौन सी प्रॉब्लम को, शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ फंड को। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्यूरेट फाइनेंशियल प्लान द बिजनेस में फेस अ शॉर्टेज ऑफ फंड एंड इट्स ग्रोथ माइट बी रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो अगर फाइनेंशियल प्लान अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाएगी, तो फिर ग्रोथ भी उसकी रुक जाएगी। फिर दूसरा कहता है फाइनेंशियल प्लानिंग सर्व एज अ गाइड इन डेवलपिंग अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक, ये क्या करता है, एक गाइड की तरह रहता है कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर अपना कैसा रखें, सो एज टू मैक्सिमाइज रिटर्न टू शेयर होल्डर्स, ताकि शेयर होल्डर्स जो हमारे कंपनी के मालिक हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हम रिटर्न दे सकें। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग हमने कर रखी है तो इफेक्टिवली हम उसको यूटिलाइज भी कर देंगे। फंड्स कैन बी एलोकेटेड फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर हम फंड को एलोकेट कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंस। जैसे उसकी इंपॉर्टेंस है वैसे ही हम उसको उस हिसाब से फंड को एलोकेट वहां पे करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट फंक्शनल एरियाज। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग और क्या करती है, प्रोवाइड करती है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को, ताकि कोऑर्डिनेट कर सके हम डिफरेंट फंक्शनल एरियाज को या फिर डिपार्टमेंट्स को। ठीक है, यानी तालमेल आपस में बिठा सके सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। इट हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर फेसिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज, यानी या फिर अनसर्टेन इवेंट के लिए या फिर कंटिजेंसी के लिए। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग आपने साउंड बना रखी है तो आपको जो फ्यूचर में शॉक लगने वाला है या सरप्राइज होने वाले हैं उस चीज से आप बच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला कहता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। When a company use borrowed fund in the regular conduct of business along with the equity capital, it is called it trading on equity. ठीक है, जब कंपनी क्या करती है, उधार लेती है, इक्विटी के साथ साथ क्या करती है, उधार लेके चलती है, तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। When the rate of earning of a company is higher than the rate of interest, ठीक है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था उससे ज्यादा हमने क्या किया, कमाई करी है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपका 6% इंटरेस्ट रेट था, लेकिन आपकी जो अर्निंग हुई है, प्रॉफिट अर्निंग, वो बन गई है 12%, यानी ज्यादा है। एट विच द फंड इज बोरोड, इक्विटी शेयर होल्डर कैन गेट हायर रिटर्न। ठीक, तो फिर क्या होगा, मान लीजिए आपने 6% पे कॉस्ट ले रखी है,
ठीक है, और उधार ले रखा है, लेकिन आपकी जो इनकम हुई है वो 15% हो गई है, ठीक है, तो शेयर होल्डर को कम से कम ज्यादा से ज्यादा पैसा अब मिल जाएगा रिटर्न में। ठीक, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज हाउएवर डिजायरेबल ओनली व्हेन, कब ये डिजायरेबल है, पहला कहता है द रेट ऑफ अर्निंग इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमेशा जब क्या हो, आपकी अर्निंग की कैपेसिटी ज्यादा हो इंटरेस्ट रेट से, तभी डिजायरेबल है। अगर मान लीजिए आपका 6% का इंटरेस्ट रेट है और आप 3% कमा के आ रहे हैं मार्केट में, तो आप अपनी जेब से 3% और जिससे उधार लिया उसको देंगे, नुकसान किसका होगा, आपका होगा, ठीक है उसमें। इस वजह से आपको डिजायरेबल है जब भी आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करिए, जब आपकी अर्निंग इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो, एंड द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर दूसरा कहता है द कंपनीज अर्निंग आर स्टेबल एंड रेगुलर टू पे एट लीस्ट द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इतनी तो होनी चाहिए कि कम से कम वो इंटरेस्ट जो डिवेंचर का है वो तो पे आउट कर सके, रेगुलर होनी चाहिए। There are sufficient fixed assets to offer as securities to the lenders, ठीक है, इतने सफिशिएंट आपके पास फिक्स एसेट्स होने चाहिए ताकि लेंडर्स को आप वो चीज सिक्योरिटी के फॉर्म में दे पाएं और आप उनसे उधार ले पाएं, तभी आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर पाएंगे। आपके पास फिक्स्ड एसेट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोन आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो कोई चीज आपसे गिरवी नहीं रखवा ले, तो गिरवी रखवाएंगे तो उसके लिए आप तभी उसके बाद ही आपको वो पैसा गिरवी रखवाएंगे, तभी वो आपको उसके बदले में पैसा देंगे, अदरवाइज वो पैसा नहीं देंगे ऐसे। फिर दूसरा कहता है एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल इन अ कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट एंड देयरफॉर कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज लाई इन देयर हैंड्स, ठीक, वोटिंग राइट रखते हैं, तो फिर कंट्रोल किसका होगा, अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स का। इफ प्रोमोटर ऑफ द कंपनी वांट टू रिटेन द कंट्रोल इन देयर हैंड्स दे मे नॉट इशू एडिशनल इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक, ठीक है, अगर वो प्रमोटर जो है ना जिसने कंपनी बनाई वो चाहता है कि उसका कंट्रोल और किसी और के हाथ में ना जाए, तो फिर वो इक्विटी शेयर ज्यादा इशू ही ना करे, तभी उसके हाथ में रिटेन रहेगा उस कंट्रोल, अदरवाइज उसके हाथ से उसके कंट्रोल से कंपनी निकल जाएगी। फिर कहता है अगला पॉइंट, नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, a good capital structure should be flexible so that adjustments can be made whenever the need arises, flexible होना चाहिए, rigid नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि एडजस्टमेंट करी जा सके, जब भी जरूरत हो तो उस हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट करी जा सके। डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी पेड ऑफ व्हेनेवर द कंपनी फील्स, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन बी पेड ऑफ व्हेनेवर द कंपनी फील्स, जब भी कंपनी की मर्जी होती है तो डिबेंचर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो पे आउट कर देती है, बट इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी पेड ऑफ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर्स को कभी भी पे आउट नहीं किया जाता अंटिल एंड अनलेस कंपनी बंद हो जाए, ठीक है, तो सोच समझ के इक्विटी शेयर इशू करना है आपको, नहीं तो आपको अगर मान लीजिए रीपे कर देना है सारा कैपिटल तो आप प्रेफरेंस शेयर इशू करिए या फिर डिबेंचर को इशू कर दीजिए ताकि इनको आप पे आउट कर दीजिए। फिर अगला पॉइंट कहता है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, इन अ गुड कैपिटल स्ट्रक्चर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी रीजनेबल लो, ठीक, तो कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, कैपिटल आप इशू कर रहे हैं उसकी कॉस्ट हमेशा कम से कम होनी चाहिए, यानी इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, जो इंटरेस्ट आप पे आउट कर रहे हैं बैंक को या फिर डिबेंचर होल्डर को वो क्या है, आपके लिए तो कॉस्ट है, ठीक है। अ कंपनी शुड एस्टिमेट एंड कंपेयर द कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको एस्टिमेट और कंपेयर करना चाहिए जितने तरीके के उसके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक, बिफोर मेकिंग अ चॉइस अमंग देम, ठीक, आपने चुन नहीं लेना है तुरंत, पहले आपको क्या करना है, उनको एस्टिमेट करना, आपस में कंपेयर करना, उसके बाद फिर किसी एक को चुनना है जो कम से कम मिनिमम कॉस्ट हो और मैक्सिमम आपको बेनिफिट देके चला जाए। हाई रेट ऑफ टैक्स मेक डेट फाइनेंसिंग मोर अट्रैक्टिव, अगर टैक्स बहुत ज्यादा लगता है देश में तब तो फिर डेट फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि डेट फाइनेंसिंग से क्या होता है, आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना उससे आपका टैक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आपको बेनिफिट देती है गवर्नमेंट, क्या कि आपने जितना इंटरेस्ट दिया है उसमें से आप उसका बेनिफिट ले लीजिए, इसलिए वो अट्रैक्टिव हो जाता है डेट फाइनेंसिंग। फिर आता है कैपिटल मार्केट कंडीशन कैसी है, द स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट इन्फ्लुएंसेस द चॉइस ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड, जैसी मार्केट होगी उस हिसाब से आपको सिक्योरिटी भी इशू करनी पड़ेगी। ड्यूरिंग बूम्स इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू टेक रिस्क, जब बूम की सिचुएशन चल रही होती है, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा बिजनेस साइकिल के बारे में, तो उसमें आपने बूम सिचुएशन पढ़ी होगी, ठीक है, जब बूम की सिचुएशन चल रही होती है तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं,
तो वो इक्विटी शेयर्स खरीद लेते हैं। बट बियरिश मार्केट इन्वेस्टर्स प्रेफर सेफ इन्वेस्टमेंट। ठीक, जब बियरिश मार्केट हो जाती है तो क्या करते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। देयरफॉर प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स कैरी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न्स आर लाइकली टू बी मोर मार्केटेबल। ठीक है, तो बियरिश मार्केट में क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि लोग उसको खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उस पर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ता। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल? सबसे पहला कहता है नेचर ऑफ बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स सच एस लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, जो मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं चीजों को, उनको फिक्स्ड कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनको प्लांट एंड मशीनरी बहुत ज्यादा चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग्स भी काफी चाहिए होती हैं। इस वजह से पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग लाइक रेलवे आल्सो रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो पब्लिक यूटिलिटी जो की सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दिया रेलवे का, तो वहां पे भी ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। बट ट्रेडिंग कंसर्न जो क्या करते हैं, खरीदते हैं और बेच देते हैं, उनको लेस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है फिक्स्ड कैपिटल के फॉर्म में। ठीक है सर। फिर अगला कहता है साइज ऑफ द बिजनेस। कैसा साइज बिजनेस का? अ लार्ज साइज बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, लार्ज जो बहुत बड़े लेवल पे जो काम कर रहे होती हैं एंटरप्राइजेस, उनको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, स्मॉल स्केल जो बिजनेस होते हैं उनके कंपैरिजन में अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल इज नेसेसरी फॉर हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। या फिर अगर बहुत बड़े लेवल पे आपको प्रोडक्शन करना है तो भी आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होगी। फिर कहता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नेचर कैसा है? अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी इंजन विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, तो अगर आपका प्रोडक्ट कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स वो गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में मदद करते हैं, ठीक है, तब फिर आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड अ फर्म प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स लाइक सोप और हेयर ऑयल एक्सेट्रा विल नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। वहां पे इतनी ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर कहता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन। कंपनी एम्प्लॉइंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायर्ड हायर फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो जो कंपनी क्या कर रही है, आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रही है, उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कंपनी एम्प्लॉइंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं। उसमें इसका क्वेश्चन था हाउ टू प्रोड्यूस में आपने इसका जवाब पढ़ा होगा कि दो तरीके की टेक्निक होती है, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो दोनों में से जो सबसे ज्यादा सूटेबल होती है ऑर्गेनाइजेशन उसको चूज करती है, जो सबसे ज्यादा सस्ती पड़ती है एक ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं तो फिर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगी। फिर कहता है डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन। मल्टी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा तरीके के प्रोडक्ट्स अगर एक कंपनी बना रही है तो उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होगी। ठीक, यानी कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है। कॉन्ग्लोमरेट कंपनी का मतलब क्या होता है? जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील आउट करती है। ठीक है, अगर कोई एक सिंगल कंपनी सिंगल प्रोडक्ट बना रही है तब फिर उसको इतनी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल? नेचर ऑफ बिजनेस पहला पॉइंट है उसका। मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स रिक्वायर कंसिडरेबल वर्किंग कैपिटल एज दे हैव टू बिल्ड अप द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तब तो फिर वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि उनको स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, एंड फिनिश प्रोडक्ट। ऑन द अदर हैंड पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल। ठीक, पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग को इतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि उनको इन्वेंट्री तो चाहिए नहीं होती है मेंटेन करने के लिए। ठीक, फिर आता है साइज ऑफ बिजनेस। फर्म्स कैरिंग ऑन लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड अंडरटेकिंग हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, उनको क्या चाहिए होता है? ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है देन स्मॉल स्केल फर्म्स। ठीक है, स्मॉल स्केल पे इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर मींस द स्पीड ऑफ विद व्हिच द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिकवर्ड। टर्नओवर का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जितनी स्पीड में वहां पे आपका वर्किंग कैपिटल रिकवर्ड हो जा रहा है, ठीक है, उसको कहा जाता है टर्नओवर। ठीक, बाय द सेल ऑफ गुड्स। ठीक, आपने वर्किंग कैपिटल लगाया,
वर्किंग कैपिटल लगा के आपने किस स्पीड में अपने स्टॉक को बेचा, तो उससे आपको क्या मिला होगा, पैसा मिला होगा, वो यानी वर्किंग कैपिटल आपको क्या होगा, वापस आया होगा। ठीक है, तो उसी को क्या कहा गया, टर्नओवर। ठीक है, तो रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर कितना रैपिड है, when the turnover is rapid the amount of working capital is required is small। अगर टर्नओवर बहुत तेजी से चलता है आपका, यानी जैसे ही आपका स्टॉक मार्केट में आता है, बिक जाता है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि जो आपका टर्नओवर से वर्किंग कैपिटल रिकवर हो गया तो वहीं पे आप फिर से यूटिलाइज कर ले जाएंगे। लेकिन अगर रैपिडिटी कम है तब तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपका जो पैसा फंस गया वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में एक स्टॉक के अंदर, अब वो बिकेगा जब तभी रिकवर होगा, तब तक कि जो आपका अगला प्रोडक्ट बनना है ना, उसके लिए तो वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी ना, वो तो रिकवर हो नहीं पा रही है अभी, तो एटलीस्ट आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए ताकि आप उससे प्रोडक्शन कर सकें। फिर कहता है टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। A business firm requires comparatively small amount of working capital if it buys goods on credit। ठीक, अगर goods उसको मिल जाते हैं क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर, तब तो उसको उतनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। एंड सेल्स देम इन कैश। ठीक, उधार पे लिया और कैश में बेच के वापस उधार कर दिया उसने, तब तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि उसने उधार पे ही खरीदना, कैश में बेच के वापस से उसने जो रिकवर किया वर्किंग कैपिटल वो उसने जाके पे आउट कर दिया। ऑन द अदर हैंड इफ अ फर्म परचेजेस गुड्स इन कैश एंड सेल्स देम ऑन क्रेडिट ग्रेटर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अब उसी का उल्टा अगर आप कर दिए कि आप उधार नहीं ले रहे हैं, आप कैश में खरीद रहे हैं लेकिन बेच उधार पे रहे हैं, तो अब जब उधार वापस आएगा तभी आप दूसरा प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, तो इसलिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। फिर कहता है गुडविल ऑफ द बिजनेस। एन एंटरप्राइज एंजॉइंग गुड रेपुटेशन इन द मार्केट कैन इजिली एंड क्विकली ऑब्टेन शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक इफ इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अगर आपकी गुडविल बहुत ज्यादा अच्छी है तो आपको तुरंत लोन मिल जाएगा, चाहे आपको कैश क्रेडिट मिल जाए, चाहे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाए, चाहे आपको लोन मिल जाए शॉर्ट टर्म का, कोई भी चीज मिल जाएगी आपको बड़े आराम से, अगर आपकी गुडविल अच्छी है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर गुडविल अच्छी नहीं है तो आपको ये चीजें अवेलेबल, ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगी। तो अगर अवेलेबल है गुडविल की वजह से तब तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, क्योंकि आप तो आराम से लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज नहीं है तो आपको वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए होगी। चलिए अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर के, और इस चैप्टर को तमाम करते हैं और आपकी जहमत को तमाम करते हैं। ठीक, कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है, ज्यादातर आता है। ठीक है, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस क्या है? तो पहला कहता है फिक्स्ड कैपिटल मींस कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है? फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आपका क्या हुआ है? पैसा लगा हुआ है। वर्किंग कैपिटल मींस कैपिटल इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स। इसके अंदर क्या है? करंट एसेट्स में। तो आपने एसेट साइड देखा होगा, दो आपके हेड होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एसेट, दूसरा होता है करंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आपका क्या है? फिक्स्ड कैपिटल है, और करंट एसेट्स के अंदर आपका क्या है? करंट कैपिटल है। करंट एसेट्स के अंदर क्या है? आपका वर्किंग कैपिटल है। फिर कहता है फिक्स्ड कैपिटल इज इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स जो होता है वो लंबे समय के लिए उसमें ब्लॉक हो जाता है, यानी ब्लॉक कैपिटल इसको कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए इसको कहा जाता है सर्कुलेटिंग कैपिटल, यानी सर्कुलेट होता जाता है। ये वापस पहले लगाया जाता है, फिर रिकवर किया जाता है, फिर लगा दिया जाता है। ठीक, फिक्स कैपिटल डज नॉट सर्कुलेट और चेंज इट्स फॉर्म, यानी फिक्स कैपिटल एक बार फंस गया तो फंस गया, वो बार बार सर्कुलेट नहीं होता। वर्किंग कैपिटल कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग, जबकि वर्किंग कैपिटल क्या है? सर्कुलेट होती रहती है। द पर्पज ऑफ फिक्स कैपिटल इज टू जनरेट इनकम। फिक्स कैपिटल की क्या है पर्पस? जनरेट इनकम करने का। द पर्पज ऑफ वर्किंग कैपिटल इज टू मीट टू डे एक्सपेंसेस। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का जो मोटिव है वो क्या है? डे टू डे एक्सपेंसेस से मीट आउट करना। फिक्स कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ब्लॉक कैपिटल। फिक्स कैपिटल को क्या कहा जाता है? ब्लॉक कैपिटल भी कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को क्या कहा जाता है? सर्कुलेटिंग कैपिटल कहा जाता है। आई होप कि आपको पूरे लेक्चर के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों को टेक्निकल लगे, भाई मैं ये चीज मानता हूं कि बच्चे के सारे बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक बार में चीज समझ में आ जाती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक बार में समझ में नहीं आती, उनको दो बार में आती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको बेचारों को
5 से 6 बार लगता है, तब जाके समझ में आती हैं चीज़ें। तो बेटा आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं सबके साथ हूँ, ठीक है। मैं किसी एक बच्चे को यहाँ पे नहीं पढ़ाने आया हूँ, मैं सबके साथ हूँ। आप चाहिए तो उसको 2 बार देखिए, लेक्चर को 3 बार देखिए, ना समझ में आए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आपको कोशिश करूंगा आसान से आसान एग्जाम्पल से उस चीज को समझा के आपको उसको दे सकूं। मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान एग्जाम्पल में उस चीज को समझा सकूं, ठीक है बेटा। मैं ये चीज मानता हूं, मैं ये चीज जानता हूं, मैं खुद एक स्टूडेंट हूं अभी, मैं कोई काबिल टीचर नहीं हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं भी ये चीज जानता हूँ कि बच्चों का हर एक का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो आप लोग को कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तुरंत आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक। और वीडियो को अगर पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों और आप लोग को अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो इससे क्या होता है सर, वीडियो जब आप लाइक करते हैं ना, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चों को अच्छा लग रहा है। तो फिर मुझे एक अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं बेटा, इन बच्चों के लिए और वक्त निकालें और वक्त इन लोगों को दें, ठीक है बेटा। हम अपने पास से आप लोग के लिए काफी वक्त निकाल के ये सारी चीजें लिख रहे हैं, उसके बाद लिखने के बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं, काफी मेहनत लग रही है, लेकिन हम आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम करीब पे हैं, उनमें कोई दिक्कत ना आने पाए, ठीक है बेटा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दबा दिएगा, क्योंकि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट इस चैनल की मिस ना होने पाए, ठीक है। मैंने सारी वीडियोस के सेपरेट हमने क्या करा है, हमने सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है, ताकि आप लोग को ढूंढना ना पड़े। आप सीधा प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, जो चीज आपको चाहिए, कॉमर्स के क्लास 10 के लेक्चर चाहिए, वहां पे आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। इकोनॉमिक्स के आपको क्लास 10 के लेक्चर चाहिए, आपको पूरी प्लेलिस्ट उसकी मिल जाएगी। आपको कॉमर्स क्लास 12 की चाहिए, आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है, उसके अलग एक सीरीज मैंने चलाई है। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अकाउंट्स के ऊपर भी आऊंगा, अकाउंट्स भी आप लोग को उसमें लेक्चर्स दूंगा, तो भी उसके लिए भी मैं अलग सेपरेट एक प्लेलिस्ट तैयार करके रखूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से महरूम ना रह जाएं, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, इस चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि उन तक भी ये सारी वीडियोस पहुंच सके, उनको भी इन सब चीजों से फायदा हो सके। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू so much for such a precious time you have invested with me.